सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर रामचंद्र सिधइये कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ संस्कृत भारती की ओर से। तो संस्कृत का महत्व क्या है और संस्कृत किस लिए, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। क्यों कि कई पेरेंट्स ने, पालकों ने पूछा था कि उनके बेटे को अभी पाठशाला में संस्कृत चालू होने वाला है। कुछ कुछ स्कूलों में छठी कक्षा के बाद चालू होता है, इधर तो अष्टमी कक्षा के बाद चालू हो जाए। तो वहाँ एक सवाल आता है कि कंपलसरी तो नहीं है संस्कृत, तो संस्कृत के लिए ऑप्शन दिया है फ्रेंच और जर्मन। तो उसमें से क्या चूज़ करना चाहिए, किसका चयन करना चाहिए। बहुत से लोगों के लिए ये संभ्रम होता है। उनके लिए ये कुछ सवालों के और उनकी शंका जो है उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो पहले संस्कृत क्यों लेना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट मत है कि सोचना भी नहीं है, संस्कृत ही लेना है। चॉइस नो, ये 100% संस्कृत ही है, संस्कृत ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। पहले तो संस्कृत है, हमारी भाषा है और हमारी जननी है। हमें तो उसके लिए अभिमान होना ही चाहिए, इसलिए तो लेना चाहिए। लेकिन सवाल है उठता है कि ठीक है हमारी भाषा है, ये तो सब है हमारे लिए, उसके आदर भाव है हमारे दिमाग में, सभी लोगों में आदर भाव है। लेकिन ये तो बहुत पुरानी भाषा है, पूजा पाठ की भाषा है, उसको आज के ज़माने में कौन पूछता है, किस लिए लेना चाहिए। तो जर्मन लो, फ्रेंच लो, तो फ्रांस में जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे तो उसका कुछ लाभ तो होगा। ये गलतफहमी है बेसिकली। तो पहले हम जानते ही नहीं कि संस्कृत तो व्यावहारिक भाषा थी, पुरानी थी, लेकिन दैनंदिन व्यवहार में उसका इस्तेमाल होता था, सिर्फ पूजा पाठ में नहीं थी। अभी भी हो सकता है। आज भी एक संस्कृति है, संस्कृत ही भाषा ऐसी है कि पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से लेके पश्चिम बंगाल तक, असेतु हिमाचल, सभी लोगों में संस्कृत के लिए आदर भाव है, संस्कृत के लिए मान्यता है, सभी लोगों के दिल में संस्कृत बैठता है। ऑन द कॉन्ट्री, उल्टा उनके उसमें होड़ लगती है कि संस्कृत भाषा किस भाषा से अधिक नज़दीकी रखती है। मराठी लोगों को लगता है कि अरे मराठी में तो बहुत सारे संस्कृत शब्द हैं, कन्नड़ लोगों को भी ऐसे ही लगता है, तमिल लोगों को भी ऐसे ही लगता है। तो सबको अपने अपने नज़दीक लगती है, स्वाभाविक है। संस्कृत भाषा तो सब भाषाओं की जननी है, मानी जाती है। तो इसलिए सब लोगों को संस्कृत के बारे में प्यार है, श्रद्धा भी है। संस्कृत है तो हमारी भारतीय संस्कृति है, ऐसा भी लोग मानते हैं। संस्कृति के लिए, हमारी संस्कृति का जतन होने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है, ऐसे तो सब लोग मानते ही है, उसमें संदेह नहीं है किसी के दिमाग में। इसलिए क्या होना था, भारत जब आज़ाद हुआ 75 साल पहले, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महोदय भी यही चाहते थे कि संस्कृत ही हमारी राष्ट्रभाषा बने। हिंदी भाषी लोग दक्षिण भाषा को नहीं जानते हैं, दक्षिण भारतीय लोग हिंदी को नहीं जानते हैं, कठिन मानते हैं। तो इसलिए केवल संस्कृत ही ऐसी है कि सबको नज़दीक लगती है, तो वो ही एक राष्ट्रभाषा बन सकती थी। अंबेडकर जी का भी यही मत था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि उस टाइम संस्कृत नहीं बन सका और अंग्रेज़ों से हमारी ये गुलामी नहीं गई। हम आज़ाद तो हुए, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए। हमारी मानसिकता बदल, इसलिए गुलाम जैसी ही रह गई। हमें आत्मनिर्भर भारत की रचना करनी है, हमें भारत को उसका पूर्व वैभव वापस से दिलाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो उसके लिए हमारा जो आत्मविश्वास है तो जागृत होना जरूरी है। इसलिए एकात्मता भाव जागृत होने की जरूरत है। हम सब एक है, ये भाव जागृत होना जरूर है। हम हमारा देश एक, हमारा भारत देश एक,
हमारी संस्कृति एक, हमारा राष्ट्रध्वज एक और हमारी राष्ट्रभाषा भी एक। यह भाव जब जागृत होगा तो भी ये आत्मविश्वास आ जाएगा, फुटिरता की भाव चला जाएगा, फुटिरता का भाव, हम भिन्न भिन्न हैं, ये भाव चला जाएगा। इसलिए क्या पॉसिबल है, तो संस्कृति पॉसिबल है। इसलिए हमने सब लोगों ने संस्कृत सीखनी ही चाहिए। ये नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये तो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य भाव से ये हमने करना चाहिए। ये तो सब ठीक है, लोग इसको भी मानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये तो असंभव है, कैसे पॉसिबल है। आज तो बहुत कम लोग संस्कृत जानते हैं। संस्कृत का आदर तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसको कठिन भी मानते हैं। अरे बहुत कठिन है, मेरे लिए ये होगा अच्छा है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं, कैसे संभव होगा फिर। तो बेसिकली क्या है, हमारी इच्छा अगर तीव्र हो और प्रयत्न अगर अथक हो तो इस दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। एक मुझे बता दीजिए, 200 साल पूरे, 200 साल पहले भारत देश में कितने लोग ये अंग्रेजी जानते थे? एक भी नहीं। आज की क्या स्थिति है? आज कोई अगर अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता है तो उसे लज्जा आती है, शर्म आती है, यार मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूँ। तो एक एडवर्टाइज को मैंने पढ़ा, उसमें तो बोला है कि अरे मेरा बेटा फाड़ अंग्रेजी नहीं बोल सकता, फर्राटेदार, इसलिए मुझे बुरा लगता है, लेकिन अभी सुविधा प्राप्त हुई है कि सबको अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। तो ये गलत है। अरे जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी भाषा बोलना नहीं आती, इसलिए हमें लज्जा क्यों होनी चाहिए? ये जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड मॉडर्न प्रतिष्ठित सुसंस्कृत कहने वाले जो लोग हैं, उनमें अंग्रेजी नहीं आता तो बहुत उनको ऐसे लगता है कि ये अनपढ़ गवार है, ये उसकी बेइज्जती होती है जिसको बोलने नहीं आता। उसके लिए लज्जा क्यों होनी चाहिए? उल्टा हमें ये सर्वोत्कृष्ट भाषा, हमारी संस्कृत भाषा हम नहीं जानते हैं, हम नहीं बोल पाते, इसलिए हमें शर्म आनी चाहिए। हाँ, तो ये तो हमारी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। हाँ, मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं, अंग्रेजी को जरूरी है, आगे होता भी है प्रश्न लोगों का, लोग पूछते भी है, ये तो सब ठीक है हो भाई आपका, ये तो हमारी भाषा वगैरह सब ठीक है, लेकिन यह भी तो सच है ना कि आज तो सभी मॉडर्न ज्ञान तो अंग्रेजी में ही है। इसलिए हमें पढ़ने लिखने के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए तो अंग्रेजी तो आवश्यक है ना। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये हमारा दुर्दैव है। इसलिए भी ये तो दुर्दैव की बात है। अरे मैंने मेरे पोते को, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे पोते को भी मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डालना पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में ये मेरी मजबूरी है, ये हमारी आज की मजबूरी है। नहीं तो ये नहीं होता तो मजबूरी से हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिया है, नहीं होती मजबूरी तो मैं संस्कृत मीडियम स्कूल में ही प्रवेश उस भर्ती कराता। ये आज के तारीख पर हमारी मजबूरी है, लेकिन क्या हम ऐसे ही सदा के लिए रह जाएंगे? हमें उसमें परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? करना ही चाहिए। हाँ, फिर सवाल पैदा होता है कि करना तो चाहिए, लेकिन कैसे, इसमें परिवर्तन कैसे लाया जाए? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सब ने संस्कृत तो सीखनी ही चाहिए, भले वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि जैसे उनके दिमाग में है वैसे संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं है, केवल मंदिरों में रहने वाली या धर्म ग्रंथों में बंधी वाली ऐसी भाषा नहीं है संस्कृत। संस्कृत में तो सभी विषयों का ज्ञान भंडार भरा हुआ है। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, नृत्य शास्त्र, आयुर्वेदिक शास्त्र, आयुर्वेद, योग शास्त्र, अरे बहुत बहुत सारे विषयों में
बहुत चिंतन, गंभीर चिंतन करके बहुत उत्तम उत्तम ग्रंथ लिखे हैं, बहुत ज्ञान उसमें भरा हुआ है, वे ज्ञान के भंडार है संस्कृत में। तो लोगों का जो ऐसे मानना है कि अरे हमें, बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं भी बचपन से यही सीखते आया और यही मेरी भी धारणा थी कि अरे सब ज्ञान तो हमें पाश्चात्य लोगों ने ही दिया है ना। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अरे हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है। हमारे सभी ये सब ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हुए संस्कृत ग्रंथों में हैं। दुर्भाग्यवश क्या है, बहुत सारे आक्रमक आ गए, उन्होंने तो वो सब बहुत सारा नष्ट किया। तो भी जो बाकी है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी इतना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता था। लेकिन ये सब ज्ञान, हमारी मजबूरी है कि उसमें ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है और हम संस्कृत तो नहीं जानते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत सीखना चाहिए। ये सब ज्ञान भंडार हमारे पास है, वो हमारे लिए खुलने चाहिए, न केवल हमारे लिए, वर्ल्ड के लिए उसको फिर से हमने खोलना चाहिए। वो जो नॉलेज है शास्त्र के बारे में, उसका रक्षण करना हमारा ही तो कर्तव्य है ना। फिर सवाल पैदा होता है कि वो तो सब ठीक है, वो तो पुराने ज़माने में अभी सब हुआ, लेकिन आधुनिक काल में उसका भी क्या लाभ होगा? ठीक है ना, अभी जो प्रगति भले पाश्चात्य लोगों ने की हुई, बड़े चोरी हमारे ज्ञान की करके हुए की हुई, छोड़ दीजिए ये सब बातें। आज के दिन में क्या स्थिति क्या है, तो ये सब ज्ञान है, उसके लिए फिर ये ग्रंथ क्यों पढ़ना है? उसमें ये तो पुरानी बातें हो गई, आज के ज़माने में उसका क्या फ़ायदा है? तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत फहमी है। सहस्त्र सहस्त्र सालों पहले उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो चिंतन किया है, उसका उतना ही उपयोग आज भी हो सकता है। सभी क्षेत्र में होगा ऐसे नहीं, लेकिन हो सकता है। कैसे? एक उदाहरण तो मैं बताता हूँ। जब हम उसका अध्ययन ही नहीं करेंगे तो हमें पैदा भी कैसे चलेगा? एक उदाहरण बताता हूँ। वराह मिहिर ने पानी के खोज के लिए कुछ सूत्र बनाए थे। तो ये सूत्र का उपयोग करके अभी आज के मॉडर्न साइंस को भी पानी का पता नहीं लगता है, कुआं कहाँ खोदना है, वहाँ पानी मिलेगा ऐसे। तो उसके लिए उसने बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करके कुछ कुछ बातें बताई थी अपने ग्रंथ में। उसका उपयोग करके एक शास्त्रज्ञ है, एक लेडी है, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर संशोधन किया, और उसने जो बताए हुए मार्ग से पानी का खोज किया, उनको बहुत सक्सेस मिला सब जगह। और उन्होंने इसके ऊपर संशोधन करके पेपर लिखा और वो जर्नल में पब्लिश भी हुआ है। तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं, एक ही नहीं। कनाद ऋषि ने जो अणु के बारे में लिखा है, वो तो बहुत क्या उसको बोल ही नहीं पाता, इतना सब लिखा है। तो उसका नए संशोधन के लिए भी फायदा हो सकता है। ऐसे साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो इसमें अणु में काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि ये उसमें कुछ दम है और वो उसका आज भी फायदा हो सकता है। न्याय शास्त्र हमने लिखा है, उसका तो लॉ में अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है। अभी लॉ कॉलेज भी सोच रहे हैं कि उसका संस्कृत का भी, ये न्याय शास्त्र का भी समावेश किया जाए लॉ कॉलेजेस में, ये सोच चल रही है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का आज भी उतना ही उपयुक्त है। भास्कराचार्य ने तो जो गणित में किया है, कमाल किया है। वो तो आर्यभट्ट, उनका भी खगोल शास्त्र में, खगोल शास्त्र और गणितीय शास्त्र सभी एक ही है, भविष्य नहीं है केवल, वो पूरा गणित ही है। तो ये तो सभी, उसमें जो सब मूल संशोधन है, उसका आज के ज़माने में भी, आज के अनुत्तरित प्रश्न के लिए, जो उत्तर जिनका मिला है उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। जैसे कोरोना के काल में सभी हमने देखा है कि सभी वैद्य के फेल हो गए थे, हो गए हैं। तो उसमें आयुर्वेद के भी कुछ काम आ सकता है, आएगा ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आ सकता है। इसके लिए पूरी तरह से आयुर्वेद का भी यूज़ करना चाहिए, हमने उपयोग करना चाहिए। लेकिन वो कैसे है? हम वो अनुवाद पढ़ के आयुर्वेद करेंगे तो कैसे? मूल संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद के पढ़ने चाहिए। योग को तो अब पूरी दुनिया मानती है। योग में तो योग शास्त्र भी एक्चुअली संस्कृत में है। लोग अनुवाद से पढ़ते हैं तो सिर्फ उनके गैर समझ बहुत होते हैं कि केवल आसन प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज यही योग है, ऐसे नहीं, अष्टांग योग है।
उसके सूत्र हैं वो पूरे संस्कृत में हैं, वो भी जानने चाहिए, तो सच में योग का फ़ायदा होगा। चलो एक बात है, सब लोगों के अभी जो भाषा समझते हैं उसमें बोलता हूँ मैं। साइंटिस्ट सब विजय भटकर महोदय को सब जानते हैं, वो तो कौन नहीं जानता उनको, वो तो परम सब कंप्यूटर उन्होंने बना के अमेरिका को भी धक्का दिया था। अरे हमें क्या समझते हो, हम भारत है, हम व्याघ्र थे, सिंह थे, हम फिर से सिंह है। तो ये वो क्या कहते हैं, उनकी भाषा में सुनिए। वो कहते हैं कि आज जो संस्कृत भाषा है वो ट्रांसलेशन के लिए, दो भाषाओं का एक दूसरे में ट्रांसलेशन के लिए मीडिएटर भाषा करके बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा उच्चारण शास्त्रीय है। हमारी संस्कृत इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, शास्त्रीय भाषा है। हमारा उच्चारण जो है, जैसे उच्चारण है वैसा हम लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं वैसे उच्चारण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कोई भी बोला तो उसका उच्चारण, मैं भी बोला या मोदी साहब भी बोले या कोई पुतिन भी बोला या बाइडेन भी बोला, तो उसका उच्चारण समान ही होगा। यही तो भाषा, इसका ही तो लाभ हो सकता है। तो कंप्यूटर के लिए भी ये विजय भटकर जी बोल रहे हैं, और वो बोल ही रहे कि उसके ऊपर संशोधन चल रहा है और जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलने की संभावना है। तो ये उनके है। तो कंप्यूटर के लिए तो बहुत अच्छी भाषा है ही, ये तो उत्तम भाषा है। और ये इसके बारे में ये जो शास्त्रीय पद्धति है। दूसरी बात यह है कि जो पाणिनि जो ऋषि हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा को इतना शास्त्रीय, इतना नियमबद्ध किया है कि केवल 4000 सूत्रों में उसको पूरी तरह से बांध दिया है। और वो केवल 2000 वर्ड्स है, और 2000 मूल वर्ड्स। जैसे केमिस्ट्री में हमारी संकल्पना है कि वो जो मूल तत्व है उससे ही पूरे बनते हैं, और वो सूत्र की जो कल्पना है वो भी इसी से आई है, पाणिनि से ही लिए है उन्होंने, मेडल्स टेबल और उसके जो फॉर्मूले हैं। तो इन्होंने जो पाणिनि के लिए जो ये सूत्र बताए, ये इतनी मोस्ट साइंटिफिक पद्धत है कि उससे 2000 वर्ड से करोड़ों 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 शब्द बन सकते हैं, और वो भी नियम से, नियम छोड़ के नहीं। तो हर एक वर्ड को करोड़ में जो शब्द हो तो उसका मूल केवल 2000 वर्ड्स में मिलेगा। ये बात उन्होंने रखी है। तो इतनी समृद्ध भाषा है तो उसमें प्रॉब्लम में दूसरा भी एक है कि इतनी बहुत बड़ी विस्तृत भाषा है, समृद्ध है, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज, उसका एक परिणाम और भी थोड़ा बुरा परिणाम भी होता है कि लोग उसको बहुत कठिन समझते हैं। तो लोग समझते हैं कि अरे ये ना, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अरे जैसे संस्कृत भाषा में कठिन से कठिन भी हो सकती है कठिन भाषा, लेकिन वो सुलभ भी है। एक तरफ वो, उसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। एक तो बहुत दैनंदिन व्यवहार के लिए लगने वाली भाषा संस्कृत में है, बहुत सरल संस्कृत भी है, उसका गोमुख भी है, और जाए आगे 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 तो वो व्याघ्र रूप भी उसका है, बहुत बड़ी लंबी लंबी समास संधि वगैरह वो भी है। लेकिन आसान तो आसान है क्या है, अगर वो सरल संस्कृत यूज़ किए, वही तो संस्कृत भारती करती है। संस्कृत भारती तो सबको सरल संस्कृत में ही पढ़ाती है, और वो संस्कृत आवश्यक है, व्यवहार में आना चाहिए। बाद में जिसकी जिसकी जैसी औकात है उसको हिसाब से वो आगे आगे कर सकता है। लेकिन इसलिए तो पूरी जो बेसिक संस्कृत है बिल्कुल कठिन नहीं, एकदम आसान है। यही तो ये है। तो फिर आज के ज़माने में और भी एक उदाहरण बच गया। मैं बोलता हूँ ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना आजकल चल रहा है, ये सभी जो ऑनलाइन माध्यम से, और सभी जो दुनिया पूरी ये माया बाजार चल रहा है डिजिटल का, उसका जीरो और नॉन जीरो, ये डिजिटल लैंग्वेज, उसके लिए तो भारत का ही योगदान है। वो जो जीरो की कल्पना है ना, जीरो एंड नॉन जीरो, तो जीरो किसने दिया है? भारत ने ही तो ये दिया है। तो ये है, भारत को ये सब दिए। और भी क्या क्या लाभ हो सकते हैं संस्कृत के? ये तो बड़े बड़े लाभ मैंने बताए, ये तो आधुनिक काल के लिए भी काम है, शास्त्र भी है, केवल पूजा पाठ नहीं है। तो दूसरे भी लाभ है कि संस्कृत का जो उच्चारण है उससे जिह्वा का व्यायाम बहुत अच्छा तरह से होता है। वो जीभ का व्यायाम, वही जैसे जबान हमारी ऐसे घूमते घूमते रहती है तो उसका व्यायाम अच्छा होता है, उससे हमारे मस्तिष्क में भी उसकी परिणाम होते हैं, और ब्रेन को भी चालना मिलती है, और ब्रेन भी दौड़ने लगता है। तो इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जो
एक इंग्लैंड में एक प्रयोग किया गया था, जिनको शुरू में संस्कृत शुरू से पहली कक्षा से संस्कृत शुरू किया था, उन्होंने इंग्लैंड के एक लंदन के एक स्कूल है, उसमें ये पाया गया कि जिन्होंने पहले से संस्कृत सीखा है उनके बाद में वो दूसरी दूसरी भाषाओं को भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। इतना ही नहीं तो उनकी साइंस सब्जेक्ट्स में भी अच्छी प्रगति देखी गई है। वो उनका अंडरस्टैंडिंग पावर ही बहुत बढ़िया हो जाता है। ये क्यों? ये संस्कृत का जो उच्चारण है, वो संस्कृत के जो श्लोक है उसका उच्चारण करते करते मंत्र जैसे उसकी परिणाम होता है। तो उसमें दूसरा एक डायरेक्ट फ़ायदा, अभी मेडिकल फील्ड का फ़ायदा बोलता हूँ, वो फिजियोथेरेपी में जो स्पीच थेरेपी होती है, जिन बच्चों को तोतरेपन होता है, तोतलापन होता है, नहीं बोल पाते स्पष्ट, उनके लिए भी संस्कृत का यूज़ करके स्पीच थेरेपी में उसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आधुनिक के लिए भी है। तो ये सब है, तो सब ये तो मान ही गए लोग तो कि है, फ़ायदे हैं, करना भी है, आसान भी है, सब है। लेकिन अभी एक सवाल पैदा है, क्योंकि हमारा जो पहला सवाल था कि संस्कृत लेना चाहिए या जर्मन या फ्रेंच लेना चाहिए, उसके ऊपर आते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे फ्रेंच और जर्मन तो है, तो वो क्या बुरी भाषा है, उसको क्यों नहीं लेना चाहिए, आप उसके विरोध में क्यों हैं? वो भी तो अच्छी भाषा है, उसका लाभ भी हो सकता है। हाँ, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं फ्रेंच का विरोधी नहीं हूँ, मैं जर्मन भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैं कौन सी भी भाषा का विरोधी। ऑन द कॉन्ट्री मैं बोलता हूँ उल्टा कि मानो इस जन्म में जितनी जितनी भाषाएं हम अवगत कर सकेंगे उतनी करनी ही चाहिए। फ्रेंच भी सीखना चाहिए, जर्मन भी सीखना चाहिए, लेकिन हमारी भाषा छोड़ के नहीं। पहले हम हमारे घर में अंधेरा और दूसरे को लाइट दिखाने जा रहे हैं, ये नहीं। हमारी भाषा जो है संस्कृत भाषा, और इतनी वर्ल्ड वाइड फर्स्ट, द टॉप मोस्ट लैंग्वेज। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि समझो एक बच्चा है, स्कूल में अच्छी तरह से होशियार है, बहुत होशियार है, अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण होता है, पहला क्रमांक ही आता है उसका परीक्षा में, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत सारे गुण उसमें हैं। लेकिन अगर उसका पिता या माता उसकी ये सभी गुणों को अनदेखी करके, दुर्लक्ष्य करके, पड़ोसी वाले बच्चे का हमेशा गुणगान करने लगे, और वो भी तुलना, इसकी तुलना में कम गुण वाला, लेकिन उसका उदो उदो करने लगे, अरे ये वो बड़ा होशियार है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वैसे है, और इसके बारे में ये बच्चे के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो ये बच्चे को कैसे लगेगा, आप ही सोच लीजिए। तो दुख तो होगा ही। अरे केवल दुख नहीं होगा, उसको माता पिता के ऊपर गुस्सा आएगा, अरे मेरा इतना सब होते हुए मेरे मुझे देखे ही नहीं रहे, और उसका तो थोड़ा नीचा है मेरे से, उसका इतना बड़ा बड़ा बड़प्पन पर बोल रहे हैं। आप समझ गए होंगे निश्चित कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे है, तो हमारी जो इतनी बड़ी अच्छी है उसको पहले हमने देख करना ही चाहिए, हमने संस्कृत पहले ही आत्मसात करना चाहिए, बाद में ठीक है। तो कोई लोगों को यही बोलते हैं कि हमें थोड़ा जर्मन में जाना है, फ्रेंच जाना है, उसमें जॉब मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी है, वो सब है। अरे ऐसे तो होता नहीं। फ्रांस पर में फ्रेंच आती है इसलिए कोई जॉब नहीं देता, आपको क्या आता है उसके ऊपर जॉब मिलता है, और वो भी केवल भाषा के लिए तो ठीक है, भाषा जर्मन में और जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उतनी लेवल पर हम जाते हैं क्या? ये स्कूल में हम जो फ्रेंच लेते हैं उतनी लेवल पर हम नहीं सीखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते हैं, उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है, डेफिनेटली बोलता हूँ। हाँ, आगे जाके बहुत एक्सपर्ट होना है तो दुभाषा करके जॉब में कर सकते हैं, उसमें लिए संस्कृत का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो इसलिए मैं उनके विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पहले संस्कृत होना चाहिए, पहले संस्कृत, बाद में फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, और भी जापानी सीखो, चाइनी भाषा सीखो, कुछ भी सीखो, वो बाद में। और अगर वहाँ जाना है, वहाँ कुछ जॉब करना है तो बात अलग है, यहाँ ही रहना है, यही है। और वर्ल्ड में भी किधर भी गए तो फर्स्ट तो हमारा संस्कृत के ऊपर प्राधान्य होना ही चाहिए, और हमने संस्कृति लेना चाहिए। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है मैं क्या चूज़ करूँ, अरे मैंने तो संस्कृति ही लेना है, और खुद में तो लेना ही है, अन्यों को भी प्रेरित करना है। तो सब मेरे ख्याल से समाधान तो हुआ होगा। शंका हो तो कभी भी और भी डिस्कस कर सकते हैं, अभी भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ रुकता हूँ, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।